सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे आज, और गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए विद्युत फ्लक्स के बारे में जानना ज़रूरी था, जो पिछले वीडियो में हम बतलाए थे। यदि आप उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो गॉस थ्योरम विद्युत फ्लक्स का ही एक कमांड है। गॉस थ्योरम में कहता है कि आवेश स्मॉल q आवेश के कारण किसी बंद पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान दो पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि Q/ε होगा यदि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, और सेकेंड पार्ट कहता है कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। देखिए, गॉस थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको याद कर जाना। कितने बच्चे इसको रट जाते हैं और एग्ज़ाम में लिख दिए। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसका कॉन्सेप्शन की बात है तो कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपको पूरी तरह से समझना होगा। और अब उस समझने के लिए, अब किसी को बंद पृष्ठ का मीनिंग ही पता ना हो, या फिर इसमें आता है एक ठोस कोण। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्शन के साथ जानना ज़रूरी है। एक बंद पृष्ठ, दूसरा ठोस कोण, और तीसरा समाकलन। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन। सॉलिड एंगल और क्लोज सरफेस। ये तीन चीज के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए, बंद पृष्ठ, पहले बंद पृष्ठ देखिए। पृष्ठ के मतलब होता है, पृष्ठ का मतलब है सतह। जैसे ये एक सतह है। अब इस सतह भी दो तरह का होता है। एक होता है बंद सतह, और एक होता है खुला सतह। बंद सतह किसको कहेंगे और खुला सतह किसको कहेंगे? जैसे देखिए, ये भी एक सतह है, और ये सतह जो है, ये जो सतह आप देख रहे हैं, ये खुला है, ये बंद नहीं है। क्योंकि इस पर यदि सतह पर आगे बढ़ें तो एक सीमा आ जाता है, उसके बाद फिर सतह नहीं है। तो ये एक खुला सतह है, लेकिन इसी सतह को आप बंद कर दे सकते हैं। इसको चारों तरफ से इसको मोड़ दीजिए, एकदम क्लोज कर दीजिए, कहीं पर छिद्र नहीं होना चाहिए। इसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए। हर तरफ से यदि बंद करने में आप कामयाबी हासिल कर लिए हैं तो फिर इसे हम बंद पृष्ठ कहेंगे। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल जो है, जो गेंदा है, उसका पृष्ठ बंद होता है, चारों तरफ से बंद होता है। लेकिन आप बेंच को ले लीजिए, बेंच का जो पृष्ठ है, बोर्ड का जो पृष्ठ है, वो खुला है। बेंच का पृष्ठ भी खुला है। एक सीमा के बाद ये इसका अंत है, फिर उधर उसके बाद पृष्ठ नहीं है। लेकिन बंद पृष्ठ में आपको वो सीमा नहीं मिलेगा। जैसे क्रिकेट का भी बॉल लीजिए तो उसका भी पृष्ठ का कहीं आपको छोर नहीं मिलेगा, तो वो चारों तरफ से बंद है। वैसे पृष्ठ को हम बंद पृष्ठ कहेंगे। और खुला पृष्ठ
जो जिसमें पृष्ठ का एक सीमा आ जाता है कि इसके बाद फिर पृष्ठ नहीं है। तो एक ही बंद पृष्ठ हो गया। दूसरा है ठोस कोण। तो ठोस कोण को समझने के लिए आपको कोण पर चलते हैं हम लोग। कोण भी दो तरह के होता है, एक समतल कोण होता है, समतल कोण जिसको बोला जाता है प्लेन एंगल, और एक होता है ठोस कोण जो सॉलिड एंगल। समतल कोण क्या है? तो समतल कोण जैसे आप वृत्त जानते हैं, वृत्त में ये रेडियस होता है, ये चाप होता है। यदि चाप है, मान लीजिए कि लंबाई l है, ये चाप है और ये रेडियस है, तो रेडियस जो होता है ये आर्क पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। इस स्थिति में जो कोण बनता है यहां, उस समतल कोण कहलाता है। इसको हम रेडियन में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। देखिए थोड़ा इसको, इसकी बारीकी को समझिएगा। ये जो कोण है, ये कोण के सामने क्या है? तो चाप है। चाप एक रेखा ही होता है, थोड़ा वक्र होता है, लेकिन वो रेखा है। सॉलिड में क्या है? सॉलिड जो एंगल है उसके सामने पृष्ठ होता है, इसके सामने पृष्ठ होता है, ये चारों तरफ से गोल होता है। तो ठोस कोण और एक समतल कोण, इसको स्टेरेडियन में मापते हैं। मान लीजिए कि ओमेगा है और इस सामने का सतह एस है, एस लेते हैं। इसमें यदि आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से यदि आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ये पूरा गोल जब होता है तो देखिए ना, ये एक पृष्ठ बनता है, एक सतह बना देता है इस जगह, और तब ये सबसे बड़ा कोण जो होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है। लेकिन उसको जब आप आगे बढ़ाएंगे, जब बड़ा करेंगे, तो इस सतह बड़ा होगा, और इस सतह धीरे धीरे जब इसको पूरी तरह से गोल कर देंगे तो इस सतह बड़ा होते होते एक गेंद का जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ की तरह ही बन जाएगा। इसमें तल नहीं, एक बंद पृष्ठ बनता है, और इसमें एक वृत्त का संपूर्ण परिधि बन जाता है। संपूर्ण परिधि भी एक रेखा ही है, लेकिन उसमें पृष्ठ है। जैसे देखिए, आप मुरही खाए होंगे, और मुरही जब खाए होंगे तो आपको मुरही वाला इस तरह से एक हम लोग इसको ठोंगा बोलते हैं, इस तरह से बना कर देता होगा। ये जो चीजें हैं इस पर गौर करेंगे। ये जो चीज है ये भी कोना है। कोण का मतलब कोना, हम लोग मगही में उसको साफ शब्दों में कोना कहते हैं। तो ये जो कोना है, ये कोना के सामने ये पृष्ठ है। इसको यदि बड़ा करेंगे आप तो चारों तरफ से बड़ा होगा कोण, और फिर ये पृष्ठ जाकर बंद हो जाएगा। जैसे फुटबॉल के गेंद का पृष्ठ होता है उस तरह से चारों तरफ से बंद हो जाएगा। लेकिन समतल में वो बात नहीं, वो पृष्ठ नहीं है, वो एक रेखा होता है, और रेखा जाकर के बंद होगा तो परिधि का निर्माण कर देगा। देखिए, जिस वृत्त का निर्माण करेगा उस वृत्त का ये केंद्र होगा, ये रेडियस होगा उसका,
और ये जिस गोला का निर्माण करेगा उसका एक केंद्र होगा और उसका एक त्रिज्या यानी रेडियस होगा। इसके सामने पृष्ठ है। इसमें जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं कि कोण थीटा जो है वो L/R होता है। ठीक उसी तरह से इसमें जो कोण होता है ओमेगा, वो भी इसी की तरह है। सामने S है, क्षेत्रफल है, क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रफल बैठाएंगे। इसके सामने रेखा था, उसकी लंबाई बैठाए थे। उसके सामने क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल बैठाएंगे। नीचे रेडियस है, तो चूंकि एक बीमा में कोण बनता है इसलिए 1 बीमा में रेडियस लिए हैं, वो 2 बीमा में बनता है। क्षेत्रफल का 2 चीज होता है, इसमें रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, लेकिन सामने क्षेत्र है तो उसमें 2 चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। इसलिए 2 गो रेडियस लेते हैं, R² लेते हैं इसमें हम। तो ओमेगा बराबर S/R², वो ठोस कोण के लिए, और इस समतल कोण के लिए थीटा बराबर L/R लेते हैं हम लोग। तो ये ठोस कोण का कॉन्सेप्शन है। अब समाकलन की बात है, तो देखिए समाकलन में एक बहुत प्रचलित फार्मूला है और वो है x के पावर n इंटू dx बराबर, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो x के पावर n+1 बटा n+1, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इसी के आधार पर हम dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। dx का इंटीग्रेशन जो होगा उसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू dx। 1 को आप लिख सकते हैं x के पावर 0 इंटू dx, और ये वाला और ये दोनों सेम फॉर्म में है। बस फर्क ये है कि यहाँ n है पावर में और इसके पावर में 0 है। तो पावर में जहाँ n वहाँ पर 0 बैठाइए तो x के पावर वहाँ n+1 है, यहाँ 0+1 होगा, और नीचे n+1 है तो नीचे भी 0+1 होगा। और इस तरह से x के पावर 0+1 1/1 यानी x। देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या आया, x आया। dx का इंटीग्रेशन x आया, तब तो d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा। और ये कुछ इंटीग्रेशन का फंडामेंटल फॉर्म हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे और उसी का यहाँ इस्तेमाल होगा। आगे देखिए कि जब गॉस थ्योरम की बात है तो गॉस थ्योरम विद्युत फ्लक्स का एक कमांड है। विद्युत फ्लक्स के बारे में जब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे तो हम लोग चर्चा किए थे कि जब कोई विद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो ये घटना विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स एक घटना है, वो घटना के कई अंजाम हो सकते हैं। अंजाम की चर्चा बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन गॉस थ्योरम उस विद्युत फ्लक्स पर कमांड करते हैं, लेकिन बंद पृष्ठ के लिए करते हैं, खुले पृष्ठ के लिए नहीं। बंद पृष्ठ के लिए वो कमांड करते हैं ये 2 बातों पर। कहते हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो कुल फ्लक्स जो बनेगा वो Q/ε बनेगा, और यदि वो आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है तो कुल फ्लक्स का मान 0 होगा। हम उनके कहने मात्र से मान लें तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान किसी का गुलामी पसंद नहीं करता है। ये ज्ञान गौस साहब का था। गौस साहब जो भी बोले हमें तभी एक्सेप्ट करना चाहिए जब हमें ऐसा लगे कि ये बात सत्य हो सकता है, उसको हम अपने कसौटी पर कसेंगे। और इसके लिए हमें
प्रमाणित करना होगा, हमें ये दिखलाना होगा कि जब बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होता है तो फ्लक्स का मान Q/ε कैसे होता है, और बंद पृष्ठ के बाहर जब आवेश होता है तो फ्लक्स शून्य कैसे होता है। ये तो परफेक्ट है कि जब पृष्ठ है, आवेश है, तो फ्लक्स बनेगा। लेकिन इनको प्रमाणित करने के लिए हम एक बंद पृष्ठ लेंगे और मान लिया कि वो बंद पृष्ठ इस तरह से है। इसके अंदर कोई जगह, किसी जगह आप लें, कुछ नहीं होना है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होना है। कैदी को आप किसी बंद कमरे में बंद कर दीजिए, वो बंद कमरे में किस जगह है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बीच में है या किसी किनारे पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि बंद पृष्ठ है, जैसा कि आपको बतलाए थे अभी हम, बंद पृष्ठ किसी को कहते हैं, वो चारों तरफ से बंद होता है, उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। यदि फुटबॉल का जो गेंद है उसमें एक छिद्र हल्का कर दें, फिर वो बंद पृष्ठ नहीं रहा। बंद पृष्ठ का मतलब बंद फिर, और उस बंद पृष्ठ के अंदर ये आवेश कहीं भी है, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को आप यहां रखिए या यहां रखिए या यहां रखिए या यहां रखिए, इससे निकलने वाले जो विद्युत बल रेखा है, इससे जो निकलने वाले विद्युत बल रेखा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात यहां कहते चले हम, देखिए ये फिजिक्स है और फिजिक्स समझने की चीज है। ये लिखने से ज्यादा आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। एक एक बात को ध्यान से आप सुने, इन्हीं बातों को सुन करके इससे समझा जा सकता है। यदि फिजिक्स समझ में आ गया तो फिर इस सुख नहीं, ये आनंद देता है, फिर इसका चस्का लग जाता है और इसके बगैर आपको जीवन शून्य महसूस होगा। यदि इसको समझ में आप नहीं लेते हैं तो फिर फिजिक्स आपके बस की बात नहीं है। फिजिक्स को बीच से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। फिजिक्स का एक निश्चित पॉइंट है, वहां से ही स्टार्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रकृति के रहस्यों को परत दर परत वो निखारता जाता है। तो फिजिक्स को यदि आपको समझना है तो हर एक कड़ी पर ध्यान देना होगा और किसी भी कड़ी के साथ जबरदस्ती समझौता नहीं करना है। किसी भी चीज को मान नहीं लेना है जब तक कि आपकी कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता है। जैसे यहां एक कॉमन आपको मिलेगा, वो आवेश आप यहां रखें या यहां रखें या यहां रखें या यहां रखें, एक कॉमन मिलेगा एक बात, और ये कि इससे निकलने वाला जो विद्युत बल रेखा होगा उस सारे के सारे विद्युत बल रेखा को पृष्ठ से टकराकर ही बाहर निकलना होगा। यदि 1,00,000 विद्युत बल रेखाएं निकल रहे हो यहां से, तो 1,00,000 में सारे के सारे को बगैर पृष्ठ को काटे बाहर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पृष्ठ चारों तरफ से बंद है। अब ये आवेश को यहां भी रखेंगे तो टोटल बल रेखा को पृष्ठ को काट करके ही बाहर निकलना होगा, यहां रखेंगे फिर भी पृष्ठ को प्रतिच्छेद करके ही निकलना होगा। अब इसमें एक छिद्र कर दें आप, यदि इसमें एक छिद्र कर देते हैं तो 1, 2, 4 बल रेखाएं ऐसे होंगे जो पृष्ठ को बगैर काटे वो बाहर निकल जाएंगे और तब उनसे फ्लक्स नहीं बनेगा। फिर ये चीज गलत हो जाएगा, गौस साहब का ये चीज गलत हो जाएगा। नहीं, वो
जो चीज है वो तब है जब ये आवेश से निकलने वाले टोटल बल रेखा फ्लक्स बनाते हो, और टोटल बल रेखा फ्लक्स तभी बना पाएंगे जब पृष्ठ कहीं से भी खुला नहीं हो, हर तरफ से वो बंद हो। तो बंद पृष्ठ यदि आप लिए हैं तो इसके किसी भी स्थान पर इसके अंदर आवेश आप रख सकते हैं, फ्लक्स का मान उतना ही आएगा। जैसे देखिए ये एक बिंदु O है जिस पर आवेश स्मॉल q रखे हैं, यहां से बल रेखाएं चलेंगी, पृष्ठ को काटेंगी और विद्युत फ्लक्स का निर्माण करेगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान जानने के लिए एक छोटा सा इसका पृष्ठ लेते हैं हम। मान लीजिए एक छोटा सा पृष्ठ ये है, एक छोटा सा पृष्ठ ये है, ये मान लीजिए M और ये N, M से लेके N तक ये एक छोटा सा पृष्ठ है जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ds। ये बिंदु P पर है, यहां बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P पर है, इसको L ले लीजिए। अब बिंदु P से जो विद्युत बल रेखा गुजरेगा, विद्युत बल रेखा जो गुजरेगा उसका डायरेक्शन ये वाला होगा। ये आवेश के कारण इस जगह पर मान लीजिए कि दूरी स्मॉल r है, तो दूरी स्मॉल r होने पर यहां पर का जो विद्युत तीव्रता होगा वो 1/4 पाई, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r² होगा। ये फार्मूला से आप वाकिफ हैं। तो यदि यहां पर का विद्युत तीव्रता का मान यहां है, इतना है, और फ्लक्स निकालने जा रहे हैं आप, इसलिए फ्लक्स का जो फार्मूला है उस पर गौर कीजिए। फाई बराबर E इंटू एस इंटू cos थीटा। देखिए फार्मूला जानने का मतलब है कि फार्मूला में जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए कि वो क्या हैं। जैसे फाई बराबर E इंटू एस इंटू कोस थीटा, ये आप यदि जानते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि थीटा कहाँ का कोण है, एस क्या है, कैपिटल ई किस जगह का विद्युत क्षेत्र है या विद्युत तीव्रता है, तो फिर वो निरर्थक है आपके लिए, कहीं न कहीं आप फंसेंगे फिर। तो ये कैपिटल ई उस जगह पर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिस जगह पर पृष्ठ रखा हुआ है। यहां पर आवेश स्थित है, यहां से बल रेखा चारों तरफ फैलेगा, हर जगह विद्युत क्षेत्र होगा और उसकी अलग अलग विद्युत तीव्रता होगी, लेकिन जहां पृष्ठ है उस जगह का विद्युत तीव्रता होना चाहिए S। तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिस पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स का मान आप निकालना चाहते हैं, और थीटा वो कोण है जो पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब और उस जगह विद्युत बल रेखा के बीच जो कोण बनता है। तो मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है उस पर डाला गया अभिलंब Pn है, Pn है, तो पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब Pn और वहां पर जो विद्युत बल रेखा है उनके बीच का कोण थीटा है। तब तो फ्लक्स हम निकाल लेंगे, इससे जो फ्लक्स बनेगा वो इस फार्मूला पर बैठाएंगे हम। ठोस कोण के बारे में जो फार्मूला हम निकाले हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। अब जरा सा देखिए, ये जो पृष्ठ है यहां पर जब पृष्ठ है तो ठोस कोण ही बनाएगा, जब रेखा रहता तो समतल कोण बनाता, लेकिन ये पृष्ठ है तो ठोस कोण बनाएगा, और ठोस कोण मान लीजिए कि d ओमेगा है। जरा इनको ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए
इनको तो फर्क आपको नजर आएगा। एक पृष्ठ ये है, वो ठोस कोण यहां बना रहा है, एक पृष्ठ ऐसे है, वो ठोस कोण यहां बना रहा है। जरा पृष्ठ के पोजीशन पर जरा गौर कीजिए। पृष्ठ का जो पोजीशन है वो अलग अलग है, ये पूरी तरह से खड़ा है। यदि रेडियस है तो रेडियस जो होता है वो परिधि पर लंब होता है। ये वृत्त में गोला यदि है तो गोला में रेडियस पृष्ठ पर अभिलंब होता है। यहां पृष्ठ पर अभिलंब होने के लिए पृष्ठ को एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम अपनी भाषा में समझिए तो पृष्ठ को एकदम सीधा होना चाहिए, यानी परिधि पर ये भी रेडियस परपेंडिकुलर हो और ये भी रेडियस परपेंडिकुलर, ये एकदम पूरी तरह सीधा होना चाहिए, तब ये फार्मूला का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल यदि एस है, रेडियस आर है और ये कोण फिर ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर एस बटा आर स्क्वायर। लेकिन इसकी जो पोजीशन है ऐसा नहीं है, इसका पोजीशन इस तरह का नहीं है, इसका पोजीशन ऐसा है, थोड़ा झुका हुआ है, ये झुका हुआ है उस ओर। तो ये इसका क्षेत्रफल यदि एस है या मान लीजिए डीएस है, तो ये झुका हुआ पृष्ठ नहीं चाहिए, हमें इसका सीधा पोजीशन में जो मान होगा वो चाहिए, तब ये फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे। तो सीधा जो मान होगा वो उससे कम होगा, कितना होगा? ये कंपोनेंट से हम ज्ञात करेंगे। जैसे एक चीज और वो ये कि मान लीजिए पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा चला था कि कोई पार्टिकल यदि इस एंगल पर वेलोसिटी v से यदि जा रहा है तो वो इस ओर भी जा रहा है और इस ओर भी जा रहा है। यदि ये कोण थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट भी कोस थीटा होगा और एक कंपोनेंट भी साइन थीटा होगा, और उस कंडीशन में जो भी साइन थीटा और भी कोस थीटा होगा, ये दोनों में से एक भी साइन थीटा और एक भी कोस थीटा होगा। तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ कोण बनता है वो भी कोस थीटा होता है और ये भी साइन थीटा। मैकेनिक्स में इसकी भरपूर चर्चा चलती थी और इसका उपयोग भी हम लोग किए थे, और हम बतलाए भी थे कि कैसे भी कोस थीटा होता है और ये कैसे भी साइन थीटा होता है। याद करना बच्चे। और ठीक उसी तरह से इनके बीच जरा देखें, इसका क्षेत्रफल ds है, ये दोनों के बीच का कोण यदि निकल जाए, जैसे ये यदि बल F है और ये कोण यदि पता हो जाए कि कोण अल्फा है, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक F कोस थीटा और एक F साइन थीटा होगा, जिसमें जिसके साथ कोण बना रहा है उसमें कोस लगेगा और फिर दूसरा साइन होगा, तो साइन अल्फा। तो यदि ये ds है, ये दोनों के बीच का कोण पता चल जाए तो फिर इसका मान हम निकाल लेंगे। यदि दोनों के बीच का कोण यदि अल्फा आ गया तो ये ds है, तो ये ds कोस अल्फा होगा, इसके साथ कोण जो बनाएगा उसमें कोस लगेगा। तो वो कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सीधा रूप पहले ले लेंगे, और सीधा रूप लेंगे तो देखिए जरा कि ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, ये दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, एक पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन मान लीजिए ये है, ये दोनों के बीच का कोण उतना ही होगा जितना इनके ऊपर डाले गए लंब के बीच होगा। कोई भी दो गो रेखा खींचिए, ये दोनों के बीच का कोण उतना ही होगा जितना इन पर डाले गए लंबवत रेखाओं के बीच होगा। इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए। मान लीजिए कि थीटा है, ये लंब डाला हुआ है, ये लंब डाला हुआ है, तो ये एक चतुर्भुज बन जाता है, और 90 और 90 180,
पूरा 360 होना चाहिए, तो 180 दोनों मिलके हो गए। अब ये दोनों मिलकर के 180 होना होगा, तो फिर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा यदि ये है 180 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा होगा। तो ये दोनों के बीच का जो कोण होगा वही इन दोनों के बीच भी कोण होगा। यानी जिन दोनों तल के बीच का कोण आप ज्ञात करना चाहते हैं, तो वो दोनों तलों के बीच का कोण उतना ही होगा जितना उनके लंबवतों के बीच कोण होगा। तो देखिए इस पृष्ठ पर ही लंबवत जा रहा है ये विद्युत बल रेखा, जिसका डायरेक्शन यहां पर है, और इस पर भी एक लंबवत है Pn। ये दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ये दोनों पृष्ठों के बीच का कोण भी थीटा होगा। और तब फिर जब ये VF है और दोनों इसके बीच कोण थीटा है, तो ये F कोस थीटा और ये F साइन थीटा, तो फिर क्षेत्रफल ds है और इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो फिर ये ds कोस थीटा, और फिर इस और एक कंपोनेंट होगा जो ds साइन थीटा, जिसके हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ठोस कोण d ओमेगा बन रहा है वो सीधा सतह तिरछा सतह ds के द्वारा बन रहा है, लेकिन सीधा सतह यदि लेंगे तो उस सतह का मान ds कोस थीटा होगा। वो ds कोस थीटा के कारण यदि ठोस कोण d ओमेगा बन रहा है, तो ये फार्मूला जो होगा, ये फार्मूला d ओमेगा बराबर सतह का क्षेत्रफल S नहीं, सतह सीधा होना चाहिए, और उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल ds कोस थीटा और नीचे रेडियस r स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल जो d ओमेगा है उसके लिए हम फार्मूला ds कोस थीटा बटा r स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, और तब फिर इस फार्मूला से अब हम आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए जो जो चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाए हैं, हम उसकी चर्चा सिर्फ किए हैं। चर्चा क्या किए हैं? माना कि ABCD एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर बिंदु O पर आवेश स्मॉल q स्थित है। पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए पृष्ठ के बिंदु P पर अल्प क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं। एक अल्प क्षेत्र यह है, ds की कल्पना करते हैं, जो बिंदु O पर ठोस कोण d ओमेगा बनाता है और O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यहां से उसकी दूरी स्मॉल r है। यदि पृष्ठ का अभिलंब Pn, पृष्ठ पर अभिलंब का मतलब जो लंब डाला गया है, पृष्ठ पर अभिलंब जो Pn है विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो d ओमेगा बराबर ds कोस थीटा बटा, यहां से अभी जो हम दिखलाए आप लोग के, d ओमेगा बराबर ds कोस थीटा बटा r स्क्वायर। आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, देखिए इस आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर जो यहां जहां पृष्ठ है उस जगह पर विद्युत कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q बाई r स्क्वायर। पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स जो होगा वो चूंकि अल्प पृष्ठ है, इसलिए फाई के जगह पर डी फाई लिए हैं, एस के जगह पर ds लिए हैं। अब इस पर आगे बढ़ते हैं। डी फाई कैपिटल E का मान वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा r स्क्वायर है, तो कैपिटल E के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा r स्क्वायर है। ds कोस थीटा। आगे इसको देखिए, डी फाई क्यू गुने 1 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन और ds कोस थीटा बटा r स्क्वायर यहाँ है। यहाँ देखिए ds कोस थीटा बटा r स्क्वायर, ds कोस थीटा बटा r स्क्वायर, इसके जगह पर हम d ओमेगा बैठाएं। अब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट की चर्चा चलती है।
जैसे इसका इंटीग्रेशन तो इस हिसाब से, जैसे dx का इंटीग्रेशन x तो d फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, लेकिन वहाँ आप मान बैठाना होगा, आपको मान बैठाना होगा। ओमेगा का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका जो सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो लोअर लिमिट, और जो पॉसिबल जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको अपर लिमिट लेना होगा। तो देखिए ये जो कोण है, जितना पृष्ठ छोटा लेंगे ये छोटा कोण होगा, बहुत छोटा लेंगे तो बहुत छोटा कोण होगा, एकदम बहुत छोटा लेंगे तो लगभग इसका मान 0 होगा। तो सबसे कम मान इसका 0 होगा जो लोअर लिमिट है। और जब इसको बढ़ाएंगे आप तो चारों तरफ से पूरा बढ़ा लेंगे तो पृष्ठ बंद हो जाएगा, और तब ये जो कोण होता है वो देखिए ऐसे आपको लग रहा होगा कि समतल कोण है। समतल कोण रहता तो 360 डिग्री होता, लेकिन ये ठोस कोण है। 360 डिग्री हॉरिजॉन्टली और 360 डिग्री वर्टिकली जब मिलता है तब उस सॉलिड एंगल का संपूर्ण बंद पृष्ठ जो आप गोला का रूप देखते हैं वो लेता है। तो 360 हॉरिजॉन्टली और 360 वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी कुल मिलाकर 720 डिग्री, जिसको हम लोग 4 पाई लिखते हैं, 4 पाई स्टेरेडियन। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 पाई, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए इंटीग्रेशन में रूल है कि जो इंटीग्रेट करके आप लाए हैं उसके जगह पर पहले अपर लिमिट रखिए। तो ओमेगा के जगह पर पहले हम अपर लिमिट 4 पाई रखेंगे, माइनस ओमेगा के जगह पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। यानी पहले अपर लिमिट उस जगह रखिए, फिर माइनस करके उस जगह पर लोअर लिमिट रखिए। इंटीग्रेशन का ये रूल है जो मैथ में पढ़ेंगे। तो 4 पाई माइनस 0 यानी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई काट दीजिए, नीचे है 4 पाई, 4 पाई 4 पाई काट देते हैं तो फिर क्या बचता है, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन। देखिए जो पहला भाग है गॉस थ्योरम का, पहला भाग है कि बंद पृष्ठ के अंदर दूसरे तरह से इसको भी हम बोल सकते हैं, और वो ये कि यदि स्मॉल क्यू आवेश से निकलने वाले सभी विद्युत बल रेखाओं के द्वारा विद्युत फ्लक्स यदि बनता है तो उस विद्युत फ्लक्स का मान क्यू बटा एप्सिलॉन होता है। बहुत से किताब में एप्सिलॉन नोट लिखा है, यहाँ एप्सिलॉन नोट लिखा है। तो देखिए एप्सिलॉन नोट इसलिए लिख देता है क्योंकि ये जो प्रयोग है वो एक तरह निर्वात या वायु में होता है, बट ऐसा है नहीं, आप इसमें बंधे नहीं हैं कि प्रयोग को आप निर्वात या वायु में ही करें। आपको आवश्यकता पड़ सकता है हम दूसरे माध्यम में भी इसका हम प्रयोग करें, और तब उसके लिए फार्मूला में एप्सिलॉन नोट रखने के लिए आप बंधे नहीं हैं। आप उस माध्यम का विद्युतशीलता यहाँ रखिए जिस माध्यम में आप इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं। तो इसलिए हम एप्सिलॉन नोट ना लेकर एप्सिलॉन लिए हैं। किसी भी ऑप्शन के लिए आपका दिमाग खुला हुआ हो, इसमें फंस न जाएं कि गॉस थ्योरम में एप्सिलॉन नोट ही होता है और माध्यम का जो वैल्यू है वो आपका नज़र से हट जाए। ये माध्यम जो भी लेंगे उस माध्यम का विद्युतशीलता लिया जाता है। तो गॉस थ्योरम एक विद्युत फ्लक्स का कमांड है जो ये कहता है कि यदि किसी आवेश से होकर निकलने वाले विद्युत बल रेखा फ्लक्स बनाते हैं तो वो मैक्सिमम क्यू बटा एप्सिलॉन ही बना सकते हैं। अब उसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को ले लीजिए, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि उसके सभी बल रेखाओं के द्वारा फ्लक्स बनाना होगा, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर जो ही लिए तो उसके टोटल बल रेखा को अब विद्युत फ्लक्स बनाना ही बनाना होगा। तो बंद पृष्ठ के अंदर यदि आवेश है तो उस कंडीशन में कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा पृष्ठ से वो क्यू बटा एप्सिलॉन होगा। और फ्लक्स का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स का मान
आप उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं जो पहले हम लोग पढ़े हैं। ये इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा, कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बंद पृष्ठ रहने पर फिर उन सब झंझट से आप हट सकते हैं और डायरेक्ट इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आगे हम लोग करेंगे भी, और चीज़ों को भी प्राप्त करने में इनका हम उपयोग करेंगे। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको सेकेंड पार्ट्स प्रमाणित करेंगे कि यही आवेश यदि बंद पृष्ठ से बाहर रखा जाए तो फिर कुल जो फ्लक्स बनेगा पृष्ठ से उसका मान शून्य होगा। अब थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा कि यदि पृष्ठ से बाहर निकाल दें आवेश को, तो यहाँ से जो बल रेखा चलेंगे वो तो पृष्ठ को काटेंगे ही, कुछ बल रेखा तो पृष्ठ को नहीं काटेंगे, बगैर काटे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पृष्ठ की ओर जाने वाले बल रेखा तो पृष्ठ को काटेंगे और फ्लक्स बनाएंगे। फिर फ्लक्स शून्य कैसे हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे कि शून्य कैसे होगा। थैंक यू।